नमस्कार, केबी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। बीदर की जामिया मस्जिद में मोहम्मद फिरोज खान का सम्मान। बीदर से दलित संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल मंत्री जमीर अहमद खान से मुलाकात करके डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को टिकट देने की मांग। बीजेपी लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही, अब वे खुद बेवकूफ बन गए हैं, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक के गृह मंत्री ने येदियुरप्पा के खिलाफ पोस्को आरोपों की जांच की पुष्टि। किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, डीसीएम डीके शिवकुमार ने 60-40 साइन बोर्ड नियम पर कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। कांग्रेस के युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान ने राज्य सरकार के आदेश अनुसार बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति का अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया। इस मौके पर बीदर जिला अंजुमन खादिम उल हुजाज और कर्नाटक हज समिति के सदस्य सैयद मंसूर कादरी, बीदर जामिया मस्जिद के कार्यदर्शी मोहम्मद गौस कुरैशी ने और जामिया मस्जिद के पेश इमाम आदि ने शहर के जामिया मस्जिद में फिरोज खान का सम्मान किया गया। इस मौके पर जर्नलिस्ट डॉक्टर मसूद सहित अन्य युवा और गण्य उपस्थित थे। इस मौके पर सैयद मंसूर कादरी और मोहम्मद गौस कुरैशी ने बात की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह नमाज जुमा से पहले जब मैं व्हाट्सएप चेक कर रहा था, जनाब मुजाहिद मसूद की जानिब से एक मैसेज आया जिसमें बताया गया कि जनाब अयाज खान साहब के फर्जंद जनाब मोहम्मद फिरोज़ खान साहब को हुकूमत कर्नाटका ने ज़िला एडवाइजरी कमेटी ज़िला बीदर का यहाँ पर सदर नामज़द किया है। अल्हम्दुलिल्लाह देखकर बड़ी खुशी हुई। नमाज जुमा में वो मौजूद थे। चूँकि नमाज जुमा में यहाँ पर 2 मैयतें आई हुई थीं, इसलिए उस वक्त ये तहनीत करना हमने मुनासिब नहीं समझा और उनसे नमाज असर में यहाँ जामे मस्जिद में आने की दरख्वास्त की। अब नमाज असर में वो यहाँ जामे मस्जिद आए। मैं अपनी जानिब से, अंजुमन खादिमुल हुज्जाज की जानिब से, ज़िला बीदर के तमाम वक्फ कमेटियों की जानिब से मैं जनाब मोहम्मद फिरोज़ खान साहब को ज़िला वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन नामज़द किए जाने पर तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो बिल्कुल नौजवान और हरकयाती शख्स हैं। यहाँ ज़िला बीदर की तमाम वक्फ इमलात को बचाने में, उसका तहफ़्फ़ुज़ करने में और जो वक्फ़ के जो मसाइल हैं उनको हल करने में वो अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वो अपने काम को बिल्कुल दिलजमाई के साथ पूरा करेंगे। आमीन। जामिया मस्जिद की खिदमत गुजार की हैसियत से तकरीबन 25-30 साल से काम करता हूँ और हमारे मुजाहिद मसूद की इत्तला के मुताबिक हमारे मंसूर खालिद साहब इत्तला दिए कि ऐसा अयाज खान के साहिबजादे लाले और डिस्ट्रिक्ट वक्फ के चेयरमैन बने हैं, तो बेहद खुशी की बात सुनने में आई। और मैं शहरियान बीदर और ख़ास तौर में जामिया मस्जिद इंतज़ामी कमेटी की तरफ से और हज कमेटी तमाम शहरियान की तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूँ। और जैसे वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, इसमें साबिक़ा में भी हम इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड के धांधलियों की वजह से हम साबिक़ा में डिप्टी कमिश्नर के पास 73 दिन तक हम कैंप चलाते रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वक्फ में जो भी गलत सलत काम हो रहे हैं उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कौम के मिलत के इस्लामी प्रॉपर्टी के हिफाजत की खातिर जो भी हिफाजत करते हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं हिफाजत करेंगे। इतना कहते हुए मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ान के पहले अशरे में जुमा के दिन ये बहुत ही खुशखबरी की इत्तला है कि नौजवान क़ायद जनाब फ़िरोज़ खान साहब को बीदर वक्फ एडवाइज़री बोर्ड का चेयरमैन बना गया है। वक्फ की जो इमलात होती है, जैसे अभी ये रमज़ान में ज़कात होती है, तो मुखिर
इस्लाम से दर्दमंद रखने वाली शख्सियतें अपनी जो जायदाद वगैरह है वो इस्लाम और मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद के लिए वक़्फ़ करते हैं। अगर ये वक़्फ़ की जायदाद जो हिंदुस्तान में है ये सही तौर पर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ की गई है, अगर इस्तेमाल हो जाए तो मुसलमानों का एक भी तबक़ा या फ़र्द परेशानी और माशी तौर पर पसमानदगी में नहीं रहता। तो नौजवान क़ायद को मुबारकबादी के साथ मेरी ये गुजारिश है कि वो वफ़्क़ की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ करें, वफ़्क़ की जायदाद को बहाल करें और हमारे शहर के हरदिल अज़ीज़ क़ायद जनाब मंसूर क़ादरी साहब को भी मुबारकबाद दे दी गई थी, मगर वो भी कर्नाटका हज कमेटी के रुकन मुंतखब होने पर उनको भी दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद अर्ज़ है। और वो भी गालिबन 25 साल से खादिमुल हुज्जाज कमेटी के सेक्रेटरी रहकर हुज्जाज की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो फिर एक बार और कर्नाटका में अवाम ने, सेकुलर मुल्क के अवाम ने एक ख़ास मैसेज है कि इस मुल्क को फ़िरक़ा परस्ती से बचाना है और ये मुल्क सबका है। यहाँ पर फूल के गुलदस्तों की जैसे गुलदस्ते में फूल होते हैं, तमाम मज़ाहिब के मानने वाले होते हैं। तो कर्नाटका की जो ये हुकूमत इक़दामात कर रही है सबको लेकर साथ चलने का, इस तरह की हुकूमत इस मुल्क में चाहिए। तो अवाम को चाहिए कि जैसे कहा जा रहा है सबका साथ सबका विकास, तो तमाम तबक़ात को लेकर चलने का नाम ही हिंदुस्तान। बीदर से दलित संगठन समिति का एक प्रतिनिधिमंडल बेंगलुरु जाकर राज्य अल्पसंख्यक आवास और वक्फ मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान से मुलाकात करके उनसे आग्रह करते हुए कहा कि कांग्रेस से बीदर लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को टिकट दिया जाए। इस अवसर पर केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान ने मंत्री जमीर अहमद खान से बात की। आज हमें बीजेड जमीर अहमद खान साहब के साथ आज उनसे बात करते हैं, उनसे जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो असेंबली चुनाव, अभी जो पार्लियामेंट चुनाव होने वाले 2024 के टिकट को लेकर कई सारी डिमांडें चल रही थी कि माइनॉरिटीज़ को टिकट चाहिए, तो उसको लेकर सर बीदर से भी कई ऐसे सवाल उठ रहे थे, मांग उठ रही थी। आपने भी कहा था कि सर कर्नाटका में 3 सीटें जो है देनी चाहिए कांग्रेस को, तो उसके बारे में हम लोग का पहले से जितने भी मुस्लिम लीडर है तमाम मिलके हम लोग 3 सीट का डिमांड किए थे। एक बेंगलुरु सेंट्रल, एक बीदर और एक हावेरी करके। अभी हावेरी में ऑलरेडी दूसरे को कुछ आनंद करके अनाउंस करने के बाद हम तमाम लीडर मिलके, नसीर अहमद, रिजवान, हमारे हारिस भाई, सलीम अहमद साहब, तमाम हम मिलके वापस दोबारा हम सुरजेवाल साहब से मिले, माननीय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी से मिले, DK शिव कुमार से मिलके हमने 3 मांगा था। उसके अंदर ने आपने हावेरी को तो आनंद करके किसको अनाउंस कर दिया, ये दो तो पर्टिकुलर हमको चाहिए करके हमने हमारा डिमांड रखा है। उम्मीद है कि हमको बीदर और सेंट्रल मिलेगी करके उम्मीद है इंशाल्लाह। सर, और एक सवाल है सर आपसे, अभी जो है हज हाउस का चेयरमैन नहीं बना गया, तो उसका अनाउंसमेंट कब होगा सर? नहीं, हज हाउस का होएगा, जल्दी से जल्दी होएगा जी, जल्द से जल्द होएगा। माइनॉरिटीज़ के लिए सर लोगों के लिए क्या स्कीमें बना रहे हैं? जैसे हाउसिंग की स्कीम है, कितने घर उसमें तकसीम किए जाएंगे? टोटल अभी हमारा स्लम बोर्ड के जो है 1,80,250 पर 3 घर स्लम बोर्ड के, और राजीव गांधी करके HP स्कीम करके है, वो आके 50 पर 3,690 घर, यानी टोटल कुल मिला के 2,30,000 पर 8,000 घर 10 साल से, यानी 2015-16 में जो सैंक्शन हुए थे वही घर है ये ना। उसको एक घर कंप्लीट किए ना बीजेपी हुकूमत के अंदर। कोलिशन गवर्नमेंट थी, कुमार स्वामी मुख्यमंत्री थे, बाद में येडियुरप्पा मुख्यमंत्री बने, बाद में बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री बने ना। उन्होंने एक घर सैंक्शन किया ना एक घर दिया, यानी टोटल कुल मिला के 2,30,000 पर 8,000 घर। वजह उसकी क्या है, एक घर बनने के लिए 7.5 लाख रुपए होता है। 7.5 लाख के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट 1.5 लाख की सब्सिडी देती है, स्टेट गवर्नमेंट 1,20,000 जनरल को देती है, SC ST है तो 2 लाख देती है। एवरेज मिला लेंगे तो 1.5 लाख होता है, तो 3 लाख हो गया। ये हमारा सेंट्रल का सब्सिडी 1.5 लाख, स्टेट सब्सिडी 1.5 लाख मिला लेंगे तो 3 लाख हो गया। 4.5 लाख में 3 लाख जाएगा तो बचते कितने? 4.5 लाख बेनिफिशियरी बनना चाहिए। गरीब बेचारा कहाँ से बनेंगे, गरीब तबका। अभी देखो ना, 10 साल से अंदर बेनिफिशियरी पेमेंट हमको आना था 6,740 करोड़ रुपए, 6,740 करोड़। उसके अंदर बेनिफिशियरी पेमेंट खाली 310 करोड़ आया। कोई 5,000 दिया, कोई 10,000 दिया, कोई 15,000 दिया, कोई 20,000 दिया, उसके ऊपर दे नहीं सका। उस वजह से सुनो, उस वजह से घर कंप्लीट नहीं हुए। इस वजह से जैसे मैं मंत्री बना, मेरे को माहिती आने के बाद
बहुत से आदमी लोग बेघर है, घर नहीं है, कैसे भी वो लोग फुटपाथ में शाल टारपल डाल के कैसे भी करके उनका गुजान करते थे वो लोग। अभी उन लोगों को बेघर हो गए थे वो लोग। मैंने मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करके मैंने अभी बेनिफिशियरी का जो पेमेंट जो है 4.5 लाख रुपए दे रहा था ना, उस वजह से घर नहीं दे सके थे, तो मैंने मुख्यमंत्री से गुजारिश करके 5 लाख रुपए सरकार से देना करके बोल के सैंक्शन करा के 500 करोड़ रुपए कैबिनेट में लगा के अप्रूव करके हमने 30 पर 6,680 पर 9 घर फरवरी 2 तारीख को दिए। अभी आने वाले जून के अंदर और 40 पर 8,000 कर दे रहे। यानी ये हमारा घोषणा अनाउंस नहीं था, चुनाव के वक्त हमारा अनाउंस नहीं था। हमारा जो 5 गारंटी हमने अनाउंस किया था वो 5 गारंटी इम्प्लीमेंट किए थे। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी गरीब तबके के साथ है, ये दिखाता है। सर केंद्र सरकार से भी, अपने केंद्र मंत्री से भी मुलाकात की थी बजट के लिए, और स्कॉलरशिप जो नहीं मिल रही सर, पहले उसका आप कंप्लीट करो। ये घर का जो है मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से हाउसिंग मिनिस्टर को उधर भी जाके मिला था। ये क्या कर रहे हैं, 7.5 लाख रुपए घर होने की वजह क्या है, ये लोग क्या कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपए सब्सिडी दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सामने से 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना करके 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं। 1,30,08,000 रुपए 18% GST डाल के वापस ले रहे हैं। तो गरीब के ऊपर GST क्यों, फिर तुम 1.5 लाख क्यों दे रहे, तुम 1.5 लाख नाम के वास्ते दे रहे, GST डाल के पैसा ले रहे। और वैसे ही माइनॉरिटी मिनिस्टर से भी जाके मिला था मैं, बहुत से हमारे पेंडिंग थे, 3 साल से एक पैसा हमारा को सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से नहीं आता। पिछली बार जाके मैं मिल के उनको प्रेशर डालने की वजह से 2,80,000 करोड़ रिलीज किया गया। सर आप आपकी एक बोल्ड स्पीच मानी जाती है, लेकिन अभी जो दिख रहा है सर कि बीजेपी का जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का जो है घोटाला सामने आया है, तो इसको लेकर सर क्या बीजेपी को चुनाव में नुकसान होगा इसका? नहीं, ऑलरेडी देखो मैं भी देश में कुछ जगह घूम रहा हूँ। अभी जो 2019 का जो माहौल था ना बीजेपी का, वो माहौल नहीं है। अभी देखे होंगे राम मंदिर का, वो लोग समझे राम मंदिर लाने की वजह से वन साइड हिंदुत्व एक हो जाएगा करके, ऐसा लग रहा नहीं है। ऐसा अभी आदमी क्या चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है। ये 10 साल में जब बीजेपी हुकूमत आने के बाद क्या डेवलप हुआ है? अभी 15 लाख रुपए एक अकाउंट में डालता हूँ, 15 पैसे दे रहे। आज डीजल का, पेट्रोल का रेट ले लो, गैस का रेट ले लो। पेट्रोल का जो है आज 110 रुपये पेट्रोल है। कितना है बैरल रेट जब भी था, जब 2013 में जो था मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, बैरल रेट आके $71 था। तो हम कितने में पेट्रोल बेचते थे? 60 रुपये में पेट्रोल बेचते थे। आज बैरल का रेट आके $140 था। सॉरी, जब मनमोहन सिंह जब हुकूमत थी, इंटरनेशनल बैरल रेट जो है $140 था, आज आके $71 हुआ है, यानी आधा कम हुआ है। तो पेट्रोल आधे भाव में बेचना चाहिए था ना, महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई। अभी देखो हमारा कांग्रेस का आप देख लो, जब भी चुनाव होता है हम लोग के अंदर, चुनाव के अंदर प्रचार के लिए हम जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम बताते हैं, भाई हमारी हुकूमत ये थी, हमने ये किया, आने वाले दिनों में हम ये करने वाले हैं करके। इन लोग प्रोग्राम्स का है बताने के लिए, खाली हिंदू मुसलमान, ना इनको हिंदू चाहिए ना मुसलमान चाहिए, इनको खाली पावर चाहिए। ये देश की आवाम को मालूम हो गया। इस बार आप लिख के रख लेना, मेरी तारीख के साथ, आज मैं रोजे में कह रहा हूँ, लिख के रख लेना, इस बार मिराकल होएगा। देश की आवाम मिराकल करेगी। इस बार कांग्रेस हुकूमत को लाने के लिए कोई रोक सकता नहीं। सर एक बात याद आ रही है, आपने बीदर में कहा था असेंबली चुनाव में डिसेंट फंक्शन हॉल के पास के 135 सीट कांग्रेस लेगी असेंबली चुनाव में, तो वही बात आप दोहरा रहे हैं फिर? तो हो सकता है पब्लिक का मैं पल्स जाता हूँ, कोई यकीन नहीं माना था। कोई सर्वे के अंदर आपका दिखा नहीं, एग्जिट पोल के अंदर सब कांग्रेस 112, 113। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि केंद्र की आर्थिक नीति के कारण कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इस प्रकार हमने मूल्य वृद्धि के कारण लोगों की परेशानी को कम करने के लिए 5 गारंटी योजना लागू की। वह चिकबल्लापुर जिले में विकास कार्यक्रमों और सरकारी गारंटी योजनाओं के लाभार्थियों के सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। सीएम सिद्धरामैया ने बताया कि हमने लोगों के खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करके लोगों और उनके परिवारों की दुर्दशा का जवाब दिया। प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करने वाली भाजपा जनता के सामने मूर्ख बन गई है। उन्होंने यह कहकर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की कि एक भी गारंटी योजना लागू नहीं की जा सकती। हमने केवल 8 महीनों में सभी 5 गारंटी लागू की। सीएम ने कहा, देश की जनता के सामने बीजेपी खुद मूर्ख बन गई। मोदी के झूठ की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि वह विदेश से काला धन लाएंगे और भारतीयों के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे। क्या मोदी ने किसी भी भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए जमा किए? कम से कम 15 रुपए जमा किए। सीएम ने पीएम मोदी से सवाल किया, क्या मोदी ने किसानों की आय दोगुनी की? किसानों का खर्च 3 गुना हो गया है। और सीएम ने सवाल किया कि क्या यही अच्छे दिन है? मोदी ने कहा था कि वह प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे। क्या उन्होंने ऐसा किया? 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां पैदा करनी थी। क्या मोदी ने ऐसा किया? सीएम ने सवाल किया। हमने 5 गारंटी की घोषणा की और उन्हें 8 महीने में लागू किया और राज्य के लोग हर दिन और हर महीने इसका लाभ उठा रहे हैं। लोगों के खाते में सीधे पैसा डाला जा रहा है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रमुख भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा पर पोस्को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के साथ साथ आईपीसी की धारा 354A के तहत यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि 2 फरवरी को एक अन्य कथित यौन उत्पीड़न मामले में से संबंधित सहायता मांगने पर पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया गया था। बताया गया है कि वरिष्ठ भाजपा नेता ने पीड़िता को कमरे में खींचकर उसके साथ दुष्कर्म किया। हमले के बाद पीड़िता कमरे से बाहर भागी और अपनी मां को घटना के बारे में बताया। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, हमें जानकारी मिली है कि शिकायत दर्ज कराने वाली महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त है। जांच के बाद ही हमें स्पष्ट तस्वीरें मिलेंगी। शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए परमेश्वर ने मुद्दे की संवेदनशीलता पर जोर दिया, विशेष रूप से एक पूर्व सीएम की भागीदारी को देखते हुए जो एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने कहा, पुलिस को शिकायत मिल गई है और जांच शुरू कर दी गई है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती हम कोई बयान नहीं दे सकते। उसके बाद ही हम कोई टिप्पणी कर पाएंगे। पूरी जांच किए बिना हम सीधे कार्रवाई नहीं कर सकते। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि उन्हें साइन बोर्ड पर कन्नड़ के उपयोग के लिए 60-40 नियम लागू करने के लिए कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। शिवकुमार ने यहां संवाददाताओं से कहा, 60-40 साइन बोर्ड अनिवार्य है। सरकार इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, हमने समय दिया क्योंकि साइन बोर्ड के निर्माण में बहुत समय लग रहा था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ता इस मुद्दे पर कानून अपने हाथ में ले। नियम के अनुपालन की समय सीमा बुधवार को समाप्त हो गई। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी ने कहा है कि नियम का 98% कार्यान्वयन पहले ही देखा जा चुका है। इससे पहले शिवकुमार ने मौखिक रूप से 28 फरवरी की पिछली समय सीमा को 2 सप्ताह तक बढ़ाने की घोषणा की थी। उनकी घोषणा बीबीएमपी द्वारा अनुपालन न करने पर दुकानें बंद करने की शुरुआत के बाद आई। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। खनन कारोबारी और कल्याण राज्य व्यक्ति पक्ष केआरपीपी के
प्रमुख गली जनार्दन रेड्डी ने गुरुवार को यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि उनके बीच क्या बातचीत हुई या आधिकारिक तौर पर ज्ञात नहीं है। रेड्डी के करीबी सूत्रों ने कहा कि शाह ने उनसे अपनी पार्टी का भाजपा में विलय करने या आगामी लोकसभा चुनाव में भगवा पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन देने के लिए कहा। उनके निमंत्रण के बाद मैं शाह जी से मिला। हम दोनों ने कर्नाटक से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। मैं बैठक से खुश हूं। बैठक के बाद रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। रेड्डी ने हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों को समर्थन दिया था। विजयपुरा में एक अमानवीय घटना घटी, जहां प्रसव के लिए जिला अस्पताल में भर्ती हुई एक महिला को ए पॉजिटिव ब्लड की जगह बी पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया और उसकी जान से खिलवाड़ किया गया। और एक रिपोर्ट के आधार पर प्रसव के दौरान सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण एक जान लेने की घटना सामने आई। ये घटनाएं बहुत आम है। सरकारी अस्पतालों में इस घटना का विवरण संयुक्त कर्नाटक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है और इसकी एक प्रति संलग्न है। हमारा अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाए और महिला को न्याय दिलाया जाए, अन्यथा आने वाले दिनों में जमकर संघर्ष करने की बात जय कर्नाटक समिति ने कही है। विजयपुरा से फिरोज शेख की रिपोर्ट। ಇವತ್ತು ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಮನವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 13/2024 ಮಾರ್ಚ್ 2024ರಂದು ಏನು ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು, ಅದರ ಮುಖೇನ ನಾವಿವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ. ಒಬ್ಬ ಬಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಪ್ರಸೂತಿಗಾಗಿ ದವಾಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ದವಾಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವರು ರಕ್ತವನ್ನು ಏರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಗಿ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ರಕ್ತದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಖಾಸಗಿ ದವಾಖಾನೆಗೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೀಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಲೂ ಇದೆ. ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಟ ಆ ಮಹಿಳೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇದು ನಡೆದದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಅಚಾತುರ್ಯ. भाजपा द्वारा आगामी सांसद चुनावों के लिए कर्नाटक में 20 लोकसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची की घोषणा के एक दिन बाद टिकट के इच्छुक उन उम्मीदवारों के बीच असंतोष पनपना शुरू हो गया है जिन्हें टिकट से वंचित कर दिया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, जो हावेरी या धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र से टिकट की उम्मीद कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वह गुरुवार शाम को निर्णय पर पहुंचेंगे। उनके मुताबिक बेलगांव सीट को लेकर वह अभी भी बीजेपी के वरिष्ठों से बातचीत कर रहे हैं। शेट्टार जनवरी में कांग्रेस छोड़ने के बाद भाजपा में लौट आए थे, जिससे उन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मिल गया। हालांकि वह चुनाव हार गए थे, फिर भी कांग्रेस ने उन्हें विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया। संयोग से शेट्टार ने चुनाव से पहले ही भाजपा छोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। शेट्टार के समर्थकों का दावा है कि उन्हें बीजेपी ने 2024 के चुनाव में लोकसभा टिकट की पेशकश की थी। या पूछे जाने पर कि क्या उम्मीदवारों की पहली सूची में उनका नाम नहीं होने के कारण उन्हें बलि का बकरा बनाया गया। शेट्टार ने कहा, मेरे मुंह में शब्द मत डालो, हर कोई जानता है कि क्या हो रहा है, इसीलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूं। लोग कहेंगे और जिन्हें कहना चाहिए वे बोलेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने कहा कि भाजपा जेडीएस गठबंधन आगामी आम चुनाव में सभी 28 लोकसभा सीटें जीतकर राज्य में एक नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा। बेंगलुरु में अन्य दलों के कुछ पूर्व विधायकों को भाजपा में शामिल करने के बाद एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विजेंद्र ने कहा कि भाजपा और जेडीएस दोनों लोकसभा चुनाव में विजयी होने के लिए सभी प्रयास करेंगे। कुछ मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं दिए जाने का जिक्र करते हुए विजेंद्र ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने कुछ मापदंडों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया है। जमीनी स्तर के कार्यकर्ता की राय पर भी विचार किया गया है। राज्य के नेताओं ने 2-3 नाम भेजे थे, जिनमें से केंद्रीय नेताओं ने चयन किया है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर की जामिया मस्जिद में मोहम्मद फिरोज खान का सम्मान।
बीदर से दलित संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल मंत्री जमीर अहमद खान से मुलाकात करके डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को टिकट देने की मांग। बीजेपी लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही, अब वे खुद बेवकूफ बन गए, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक के गृह मंत्री ने येदियुरप्पा के खिलाफ पोस्को आरोपों की जांच की पुष्टि। किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, डीसीएम डीके शिवकुमार ने 60-40 साइन बोर्ड नियम पर कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।